मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है इस समय, और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की बात की गई है। यानी नारियां जो है हमारी शान है, सम्मान है, और नारियां हमारी अभिमान है। उसी के क्रम में आज हम हमारा परिवार और लिंग भेद के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी प्राप्त करने से पहले आज हम एक छोटी यानी लघु फिल्म से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल्म देखेंगे मेरा हीरो। मेरा हीरो, मेरा हीरो। हाँ, मेरा हीरो वो जिसके पीछे बैठकर मैं रोज हवा से बातें करता हुआ स्कूल जाता हूँ। मेरा हीरो वो जो 2 मिनट में घर का टुल्लू पंप ठीक कर देता है। उसके हाथ में मानो जादू है। और मुझे याद है वो गणित का मुश्किल सवाल जिसे हल करने में मास्टर जी के भी छक्के छूट गए थे, पर मेरे हीरो ने उसे चुटकी में हल कर दिया था। सुबह हो या रात, तेज धूप हो या कड़ी सर्दी, घर में हो या खेत में, वो कभी हार नहीं। खत्म नहीं हुआ तेरा? 1 मिनट। क्या कर रहा है? इनसे मिलिए, मेरी हीरो, मेरी माँ। क्यों, आप क्या सोच रहे थे? दिखा जरा। नहीं नहीं। मेरा हीरो। भारत की महिलाएं आदमियों से 10 गुना ज्यादा अवैतनिक काम करती हैं। अगर इस काम का मूल्यांकन करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि में सालाना लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर ना चल सकें। आइए सोच बदलते हैं। मेरा हीरो फिल्म आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, सभी बच्चों को मेरा हीरो मूवी जो है, जो शॉर्ट मूवी है, वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इसी से संबंधित आज हम अपने परिवार के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। आज की थीम में सबसे पहले हम जाने परिवार के बारे में। तो बच्चों, परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी होती है? सबसे छोटी। यानी परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, और गांव मिलकर जो है एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा मिलकर न्याय पंचायतें, और न्याय पंचायतें मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है, और कई सारे ब्लॉक मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं। यानी इस कड़ी में अगर हम जाने तो सबसे छोटी इकाई हमारा जो है परिवार होता है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। परिवार हमें सुरक्षा, लालन पालन, समाज से जुड़ने और शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देता है। परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, भौतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
और राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी पूरा सहयोग देता है। यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो धन अर्जित करता है, और धन अर्जित करने के बाद आप सभी लोगों की यानी परिवार के सभी सदस्यों की सभी जरूरतों को वो पूरा करने का प्रयास करता है। परिवार ने मानव को सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि प्रदान की है। विवाहोपरांत यानी विवाह के उपरांत स्त्री व पुरुष, विवाह के उपरांत स्त्री व पुरुष और उनके बच्चे मिलकर परिवार की संरचना करते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कौन कौन से हैं, तो आप अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का, है ना, इन सभी का नाम बताएंगे ना। तो ये सब मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं, समाज की निरंतरता को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि परिवार सभ्यता के विकास के साथ प्रारंभ से जुड़ा है। जब से सभ्यता विकसित हुई है तभी से परिवार जुड़ा हुआ है। परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। यानी जो परिवार होता है वो हर व्यक्ति की, हर बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। यानी बच्चा पहले अपने परिवार से सीख कर आता है, परिवार से सीखने के पश्चात वो विद्यालय में प्रवेश लेता है और फिर विद्यालय में वो अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करता है। लेकिन सबसे पहले वो सीख के कहाँ से आता है? अपने परिवार से भाषा सीख के आता है और अपनी नैतिक मूल्यों को सीख के आता है। ये सब चीजें कहाँ से? वो अपने परिवार से ही सीख के आता है। परिवार में सम्मान करना, आपसी प्रेम, मित्रता, संवेदनशीलता आदि सीखने को मिलता है। परिवार में क्या? सम्मान करना, है ना। भाई है तो इसका नाम नहीं लेंगे, भाई कहेंगे, बहन कहेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? दोस्त बनते हैं परिवार में। आसपास के माहौल में जहाँ हम लोग रहते हैं मित्रता भी होती है और हमारी संवेदनशीलताएं भी जागृत होती हैं। यानी परिवार में किसी व्यक्ति को चोट चपेट लग जाए तो कितना कष्ट होता है। तो ये जो कष्ट हमें महसूस होता है, चोट किसी को लगी है, हमारे परिवार के सदस्य को लगी है, लेकिन कष्ट हमको हो रहा है, यही हमारी क्या है? यही हमारी संवेदनशीलता कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें परिवार की आवश्यकता क्यों होती है? यानी परिवार जो है आवश्यक क्यों है? इसकी आवश्यकता क्या है? तो बच्चों, परिवार वह स्थान है जिसे हम अपना समझते हैं, जहां हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता उससे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समझ रहे हो बच्चों? इसका परिवार नहीं है, जो बच्चे अनाथ हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, उनसे पूछिए, उन्हें देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए तो आपको पता चलेगा बिना परिवार के जीवन कितना कष्टमय है। समझ रहे हो? तो परिवार का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें वहाँ भोजन मिलता है, हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, हमें वस्त्र मिलते हैं, बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति जो एक बच्चे की परिवार से ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसके सुख दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। किनके? जिनका परिवार नहीं है। जिसका परिवार नहीं है उसका सुख दुख बांटने वाला कोई होता है? कोई नहीं। लेकिन परिवार है तो हम आपस में सुख दुख को बांट सकते हैं। कोई परेशानी है तो हम बता सकते हैं और उसका हल भी हमको मिल ही जाता है। पर अगर समस्या पैदा है हुई है, यानी समस्या बनी है, तो उसका समाधान भी बना है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, ना जाए तो समाधान उसका मिल ही जाता है। और जिसका परिवार नहीं होता है उससे असुरक्षा की भावना आ जाती है, उसमें असुरक्षा की भावना होगी। क्यों? असुरक्षित है, उसे कल का पता नहीं, कल क्या होने वाला है, कल मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन मुझे देखेगा, कौन दवाई खिलाएगा मुझे, कौन दवाई दिलवाएगा, है ना। कपड़े फट जाएंगे, कौन बस दिलवाएगा। सुरक्षा की भावना रहती है, इसका परिवार नहीं होता है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास एक अच्छे परिवार में रहकर ही संभव है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, बालक है, तो उसका संपूर्ण विकास कहाँ संभव है? एक अच्छे परिवार में रहकर ही उसका संभव है। बच्चों, चलिए अब हम परिवार के प्रकारों के बारे में समझें। यानी परिवार के प्रकार, यानी परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो परिवार के बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारा संयुक्त परिवार और दूसरा हमारा एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार हमारा कैसा होता है? बड़ा परिवार होता है,
और जो एकांकी परिवार होता है वो छोटा परिवार होता है। ठीक है, तो बड़ा परिवार यानी संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार हम उस परिवार को कहते हैं जिसमें 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्यों का भोजन पकने का स्थान एक ही होता है और इसके सदस्य जितने भी होते हैं सभी सदस्य परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों से बंधे होते हैं और उसे निभाते हैं। 2 से अधिक पीढ़ी का मतलब जैसे बाप है और बेटा, बाप बेटा जो है 2 पीढ़ी हो गई ना, बाप और बेटा, लेकिन 2 से अधिक पीढ़ी यानी उसके साथ यानी बाप भी है, पिता भी है, बेटा भी, और यानी बेटे का मतलब जो बाबा भी है ना, यानी दादी दादा हो परिवार में, यानी बाबा हो, हैं, माता हो, पिता हो, भाई बहन और चाचा चाची, इस तरीके से 2 है ना, इस तरीके 2 से अधिक पीढ़ियों के परिवार जो है एक साथ रह रहे हैं, मतलब सदस्य रह रहे हैं, 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं और एक ही चूल्हे पर खाना बन रहा है, तो वो हमारा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। एक घर है उसमें बाबा भी रह रहे हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं और एक मम्मी पापा और भाई बहन तो रह ही रहे हैं, और लेकिन खाना सबका अलग अलग बन रहा है। सब लोग अपने अपने उनके दायित्व हैं, अपने अपने उन्हें मतलब उसको निभा रहे हैं। तो इस तरीके का परिवार जो हमारा वो संयुक्त परिवार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बच्चों? इस तरीके का परिवार हमारा बिल्कुल भी संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? 2 से अधिक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हो, एक ही चूल्हे पर खाना बन रहा हो और सभी के परस्पर अधिकारों सभी के सदस्यों के परस्पर अधिकारों और दायित्वों से बंधे हों। छोटा परिवार, यह परिवार का सबसे छोटा रूप है। इसमें एक पुरुष, स्त्री तथा उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? परिवार का सबसे छोटा रूप है एकांकी परिवार, यानी पुरुष, स्त्री तथा उसके अविवाहित बच्चे, यानी माँ बाप और बच्चे। 2 पीढ़ी रह रही है ना, सिर्फ 2 पीढ़ियां रह रही हैं, तो वो कैसा है? हमारा एकांकी परिवार हो गया। इस तरह के परिवार आधुनिक समाज की देन है। आधुनिक समाज में क्या है? आधुनिक समाज में आदमी या कोई व्यक्ति है शादी कर लेता है, उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, बस वो अपने बच्चों को और खुद को ही परिवार मानता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने भाई बहन को भूल जाता है। तो ऐसे परिवार जो होते हैं वो एकांकी परिवार होते हैं। और आज के ज़माने में आधुनिकता की दौड़ में जो है आज के समाज में संयुक्त परिवार क्या है? धीरे धीरे टूट रही है और एकांकी परिवार उनका स्थान ले रहे हैं। धीरे धीरे क्या है? तुरंत शादी हुई, थोड़े दिनों बाद न्यारा साझा हो जाता है, यानी अपना अपना करो, अपना अपना खाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। है ये क्या है? आज कई आधुनिकता की देन है ये। इसमें व्यक्ति बिल्कुल भी धैर्यशील नहीं है, सपोर्टिव नेचर नहीं है। भाई कोई एक परिवार में अगर किसी बाप के 2 बच्चे हैं, पिताजी के 2 बच्चे हैं और एक कमजोर है और एक होशियार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि होशियार वाले को सपोर्ट किया जाएगा, कमजोर बच्चे को अलग करके भगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार हमें और भी ये सोचना है कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनको साथ में रखना है। अगर हमारा कोई भाई है वो नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसे हमें सपोर्ट करना है, उसे आगे बढ़ाना है। तो यही संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में एक दूसरे के सुख दुखों को आदमी देखता है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अब लाभ भी जान लें भाई, छोटे एकांकी परिवार के लाभ क्या होते हैं। तो छोटे एकांकी परिवार में क्या होता है कि परिवार में कोई विशेष पाबंदी या रोक टोक नहीं होती। एकांकी परिवार में कोई विशेष पाबंदी या रोक टोक नहीं होती, यानी पति एवं पत्नी अपनी मन पसंद और इच्छा अनुसार अपना परिवार चलाते हैं, जैसा चाहें तैसा चलाएं। ठीक है। और सदस्य कम होने के कारण बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सदस्य कम होंगे तो बच्चों पर अधिक ध्यान दे लेंगे और उनका पालन पोषण माता पिता अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं। परिवार का संपूर्ण भार माता पिता पर होता है, इस कारण वे अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकते हैं। अब हम संयुक्त परिवार के लाभ भी जान लें। जब हमने एकांकी परिवार के लाभ जाने तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि संयुक्त परिवार से भी लाभ है। यानी हर चीज से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ लाभ भी होते हैं। तो बड़ा और संयुक्त परिवार से क्या लाभ है देखिए जाने। सबसे पहले क्या
हर सदस्य एक ही मकान में मिलजुल कर रहते हैं, है ना, यानी भाईचारे की भावना रहती है। पारिवारिक परंपराओं द्वारा पारिवारिक संस्कृति की जानकारी होती है, यानी अपने कल्चर जो चला आ रहा है अपने परिवार का, उसकी जानकारी होती है। समस्त कार्यों का बंटवारा समय और उम्र देखकर हो जाता है, यानी कौन किस उम्र का है और किस व्यक्ति को कितना कार्य देना है, किस हिसाब से काम करना है। तो इस कारण एक व्यक्ति पर अधिक भार नहीं होता है, यानी वो भार क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई कार्य, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, किसी घर में शादी हो रही है, अगर शादी हो रही है, उसमें कोई परिवार एकांकी परिवार है और शादी कर रहा है बच्ची की अपनी, तो उसे मतलब जो है सामग्री इकट्ठा करने में और सारे कार्यक्रम संपन्न कराने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी किसी का सहारा, कभी किसी का सहारा, कभी किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर वही परिवार संयुक्त परिवार है तो मिलजुल कर किसी ने ये काम कर लिया, किसी ने वो काम कर लिया, कोई सब्जी लेने चला गया, कोई कुछ कर, यानी काम सब बढ़ जाते हैं और वो मिलजुल कर आसानी से वो कार्य निपट जाता है। ये हमारे संयुक्त परिवार के लाभ हैं। और जब त्योहार वगैरह होता है, शादी ब्याह होता है, तो आज सब मिलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब सादा लोग होंगे सेलिब्रेशन करने का अलग मजा है। अब 4 लोग मिलके क्या दिवाली मनाओगे, है कि नहीं है? 4 की जगह 40 होंगे और आराम से सभी लोग हंसी खुशी से त्योहार मनाएंगे, तो उसका अलग ही मजा है कि नहीं है? अगर कोई संकट आ जाए तब क्या होगा? संकट के समय प्रत्येक सदस्य सहायता करता है और संकट की घड़ी कब कट जाती है पता ही नहीं चलता। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, संयुक्त परिवार में रहेंगे, तो भाई कभी भी कोई संकट की घड़ी आती है तो आपस में मिलजुल कर उसका निपटारा कर लेते हैं और हमें कष्ट भी नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है कब संकट आया और कब संकट हमारा चला गया। बच्चों को आसानी से घर पर छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अब संयुक्त परिवार है तो मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो आराम से बच्चों को घर पे छोड़ के जा सकते हैं और उनके बाबा है, दादी है और कोई जो चाचा चाची वगैरह कोई अगर घर में फ्री है तो वो उन बच्चों का अच्छे से ध्यान दे लेता है। और वहीं अगर एकांकी परिवार है और अलग रह रहे हैं तो जब बच्चे हो जाते हैं तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। अब बच्चे जो हैं, अब वो महिला बेचारी बच्चों को खिलाए, अब छोटा बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है, वो जो बच्चे को खिलाए कि अपने कार्यालय में जाके कार्य करे, तो वो कार्यालय का काम भी सही से निपटा नहीं पाएगी और बच्चे का भी केयर नहीं कर पाएगी ढंग से। क्यों? एक बार में 2 काम तो हो नहीं सकते ना। बच्चे को भी सही से लालन पालन हो जाए और कार्य भी अच्छी तरीके, कहीं ना कहीं तो फिर उसको अपना समझौता करना पड़ता है। तो इसलिए संयुक्त परिवार में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। मियाँ भी नौकरी करे, आराम बच्चों को छोड़ के जाए, दादा दादी खिलाते हैं, कोई टेंशन नहीं, उनकी अच्छे से केयर हो जाती है। परिवार का हर सदस्य बुजुर्ग बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान देता है। परिवार का हर सदस्य, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इधर घूम रहे कहीं चोट चपेट ना लग जाए, बुजुर्गों का भी है। तो जो परिवार में सदस्य ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका लालन पालन हो जाएगा, ध्यान अच्छी तरीके से रख पाएंगे, है कि नहीं है? बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह हो जाएगा और बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रख पाएगा। तो ये हमारे संयुक्त परिवार के लाभ हैं। तो संयुक्त परिवार के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। हर चीज के नफा नुकसान दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, परिवार में किशोर और किशोरियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में कुछ जाने, यानी क्या उनके किशोर किशोरियां मतलब 16, 17 साल, 18 साल तक की बच्चियां हैं, 13, 12, 10, 12, 11 साल से शुरुआत है, 10 से लेकर 14, 15, 16, ये सब उम्र की जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, ये सब किशोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किशोर। तो किशोरों के अधिकार क्या हैं? यानी किशोर और किशोरियों के अधिकार हमारे क्या क्या हैं? सुरक्षा। सबसे पहला क्या है? सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा से मतलब है कि कोई किशोर किशोरी को धन की आवश्यकता है, यानी पुस्तक लेनी है, कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो ये आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी? उसके परिवार से मिलेगी। सामाजिक और इसी प्रकार शारीरिक, ये तीनों जो है सुरक्षाएं कहाँ से मिलेंगी? उसे उसके परिवार से ही प्राप्त होंगी। और उसे क्या अधिकार है? किशोर किशोरी को प्यार, इज्जत, सम्मान पाने का अधिकार है, यानी उसके परिवार से उसको प्यार मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। वो इसका अधिकारी है कि उसे परिवार से ये सब चीजें मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, पीना मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए, यानी शिक्षा है, खाना है, पानी है, कपड़े है, ये सब क्या उसको परिवार से मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है।
और बच्चे का मार्गदर्शन भी हो अच्छा। तो मार्गदर्शन का मतलब है कि गाइडेंस, कि उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, जिससे वो आगे अपने जब बड़ा हो तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अच्छी जीवन यापन अपना कर सके। इसका मार्गदर्शन पाने का भी किशोर और किशोरियों को पूरा पूरा अधिकार है। घर के संसाधनों का उपयोग करना, यानी घर में जो भी संसाधन है, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, XYZ, तो उस घर में संसाधन का उपयोग करने का किशोर और किशोरियों को पूरा पूरा अधिकार है। सहयोग पाने का अधिकार है। कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, सहयोग की आवश्यकता है, तो किशोर किशोरियों को सहयोग पाने का पूरा पूरा अधिकार है। अपने विचार व्यक्त करना, पारिवारिक रीति रिवाजों को अपनाना, ये सभी के सभी क्या है, इनके अधिकार हैं। सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेना, यानी किसी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उनमें भाग लेना का भी उनको अधिकार है। नहीं, वो उसमें भाग ले सकते हैं स्वेच्छा से, आराम से, कोई इन्हें रोक टोक नहीं कर सकता है, ये उनके अधिकार हैं। अब अधिकारों की बात आ गई तो किशोर किशोरियों को अपने कर्तव्यों के बारे में भी अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, अधिकार तो जानते हैं और अधिकार जानना अच्छा भी लगता है, पर कर्तव्यों की जहाँ बात आती है तो कर्तव्यों के मामले में हम लोग पीछे रह जाते हैं, कर्तव्य नहीं करना चाहते। अधिकार तो अपने पूरे पाना चाहते हैं कि हमारे ये अधिकार, वो अधिकार, लेकिन कर्तव्यों की बात आ जाए, अपनी ड्यूटीज की बात आ जाए तो वो पीछे हटने लगते हैं, लगता है भारी बोझ आ गया हमारे ऊपर। तो अधिकार जानो तो कर्तव्यों को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो किशोर किशोरियों क्या क्या कर्तव्य हैं, तो सबसे पहले बड़ों का आदर करना, यानी हर एक किशोर किशोरी को बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर कोई बात कही है किसी ने तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए बच्चों, लड़ाई नहीं करना चाहिए। नहीं, पढ़ाई की लड़ाई करने लगो, तो मास्टर साहब ने लड़ाई करना बताया था, लड़ाई नहीं, पढ़ाई बता रहे हैं, तो पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, सुना है ना ये। इसलिए पढ़ाई हमको करनी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। घर के काम काज में हाथ बटाना, यानी घर में कोई काम काज हो रहा है तो उसे हमें हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं अरे हम तो पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा काम करने जाते हैं, घर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना लिखना भी चाहिए और घर के काम काज में मम्मी पापा का हाथ भी बटाना चाहिए। परिवार के नियमों और मूल्यों को मानना, यानी परिवार के कुछ नियम हैं जो भी माँ बाप ने बनाए हैं परिवार में, उन मूल्यों को, नियमों को अपनाना चाहिए और मानना चाहिए। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना, अहम विचारों तथा ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए, यानी भाई बहनों को कैसे रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने एक दूसरे की बातों को शेयर करना चाहिए। कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, उसे आपस में बांटना चाहिए, है ना। जो हमने सीख के गए, मान लीजिए आपने कुछ नहीं सीखा, 4 का पहाड़ा सीख लिया है, तो अपने छोटे भाई को भी 4 का पहाड़ा आप सिखा दें, तो उसमें क्या, ज्ञान का आदान प्रदान करने से आप ज्ञान घट तो नहीं जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आप और अच्छी तरीके से उसको सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ आप सीखें तो छोटे भाई बहनों को अवश्य सिखाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाना, देखिए कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा कर्तव्य। अगर आपके बाबा है, दादी हैं, दादा हैं, मान लीजिए अपना नाम डालना नहीं आता है और आप हिंदी पढ़ना सीख गए हैं, लिखना सीख गए हैं, तो आप उनको अपना नाम डालना सिखा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना सिखा सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य है। पढ़ने वाले भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना, देखिए मैं अभी बता ही चुका हूँ, यानी कोई आपका भाई है, छोटा भाई है, छोटी बहन है और पढ़ने में कमज़ोर है और आप बड़ी हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको उसमें मदद करें, उसे सिखाएं, उसे बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप मदद करेंगे तो आपका भाई और बहन भी पढ़ने में आप जैसे होशियार हो जाएंगे। अपने विचार को बेवजह अन्य लोगों पर ना थोपना, अपने क्रोधों व आवेगों पर नियंत्रण रखना, यानी कोई भी आपका विचार है तो बेवजह लोगों पर थोपना नहीं चाहिए और अपने क्रोध को और आवेगों को नियंत्रण में रखना चाहिए। क्रोध आ जाए या कोई आवेग में नियंत्रण रखें, यानी क्रोध दिखाने लगे किसी से, ऐसा नहीं है, हमें क्रोध और आवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और हम लोगों को यानी किशोर किशोरी क्या करना चाहिए, बड़े लोगों की सेवा करनी। बड़े लोगों से मतलब पैसे वाले लोगों से नहीं, बड़े लोगों से मतलब अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए।
माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है ना, ये सब जो है इन बड़े लोगों की हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। पानी मंगा दिया गिलास तो पानी लाने में क्या दिक्कत है, रोटी खाना दे आए तो क्या दिक्कत है, यानी हाथ बटा लिया तो क्या दिक्कत है। तो ये सब चीजें क्या हम लोगों को करना चाहिए, ये सब हमारी कर्तव्य है, ये सब हमारे कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटीज हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने परिवार के बारे में समझा, परिवार क्या होता है, परिवार का महत्व हमारे जीवन में क्या है, और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, और पर एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों परिवारों के बारे में जाना। और हमने ये भी जाना कि इन दोनों परिवारों के अलग अलग बेनिफिट्स क्या हैं, यानी एकांकी परिवार के बेनिफिट्स क्या हैं और संयुक्त परिवार के बेनिफिट्स क्या हैं। और हमने आज अपने अधिकारों को भी जाना है और अपने कर्तव्यों को भी जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।